हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीपीएस ऑनलाइन क्लास कस्टमर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 2.3। इससे पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चनों के बारे में समझा था। आज प्रश्नावली 2.3 के अंतर्गत हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्याओं को जब हम सिद्ध करते हैं तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर एक, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपसे √2, √3, √5, √7 इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाता है। एक दूसरी टाइप होती है कि मूल संख्या न देकर आपको एक सामूहिक संख्या दे, अर्थात 2 + √3, 5 - √2, 6 + √2, 3 √5 या 1/√2। इस प्रकार से यदि कोई संख्या मिलती है तो दोनों प्रकार के क्वेश्चनों में हम अंतर क्या है वो सीखेंगे। ये जो क्वेश्चन है इनके लिए जो तरीका है वो समान है, एक जैसा है, और इनके लिए जो क्वेश्चन का जो तरीका है वो एक जैसा है। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं कि √2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। अपना पहला क्वेश्चन जो एग्जांपल लिया है अपन ने, एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखें, आपको कुछ जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर ध्यान देना है। कुछ बिंदु हैं उन पर ध्यान देना है कि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आता है और आपसे सिद्ध करवाता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको उस प्रश्न के अंतर्गत जो भी संख्या दे रखी है उसको आपको परिमेय संख्या मानना है। प्रश्न आपका जो भी आएगा उसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाएगा और आपको उस संख्या को परिमेय संख्या मानना है। तो मैंने भी इस प्रश्न के अंतर्गत जो संख्या दे रखी है इसको क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान लिया। माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या के परिमेय संख्या के अंतर्गत जो भी इसके नियम है वो इसमें अप्लाई होंगे। √2 को हमने परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें होती हैं तो वो इसमें अप्लाई करेंगे। √2 को हमने परिमेय संख्या मान लिया है, तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा है वो कहती है कि कोई भी संख्या यदि वो परिमेय है तो वह p/q के रूप की होती है। उसमें जो ये p और q है ये पूर्णांक होते हैं, और पूर्णांक भी कौन से? सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। और p/q यानी जो हर है, q का जो मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये सारी कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगी। तो मैंने मान लिया कि जब √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 का जो मान है वो p/q के बराबर होगा। तो √2 बराबर होगा किसके? p/q
P बटे Q के बराबर होगा। इसमें जो Q का मान है वो बराबर नहीं है किसके, 0 के, एवं P बाई Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। P बाई Q सह अभाज्य पूर्णांक है। एक नया शब्द आया है, सह अभाज्य पूर्णांक। ये सह अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, अर्थात जो P और Q के जो मान हैं वो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे। सहभाज्य पूर्णांक उन पूर्णांकों को, उन दो पूर्णांकों को कहा जाता है जिनके में से एक के अलावा कुछ और न हो, उनका में से केवल एक हो। जैसे मैंने दो संख्या ले ली 5 और 7, 5 के फैक्टर किए मैंने 5 × 1, 7 के फैक्टर किए 7 × 1। इन दोनों का जो में से है वो है 1, तो ये दोनों पूर्णांक सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। यदि एक के अलावा कोई अन्य में से आता है, 2 आए 3 आए, एक के अलावा कुछ भी आए, तो ये पूर्णांक सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। लेकिन यदि संख्या परमेय संख्या के बराबर है तो पूर्णांक सहभाज्य पूर्णांक ही होंगे। और यदि ये हमारी बात, हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे और ये बात मिथ्या पाई जाती है, गलत पाई जाती है कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो हम कह देंगे कि P बटे Q के रूप की जो संख्या √2 है वो परमेय नहीं अपरिमेय संख्या होगी। तो मैंने आगे हल किया, फिलहाल तो P और Q कैसे पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। आगे हल करते हैं, √2 बराबर P बटे Q। आगे हल करते हैं, √2 आ रहा है, √ हटाने के लिए मैं दोनों पक्षों का वर्ग करता हूं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग किया, √2 का वर्ग किया तो आया 2, और P का वर्ग किया तो P², और Q का वर्ग किया तो Q²। यहां पर मैंने वर्गुणा किया तो ये आया 2Q² बराबर P², और इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया E। 2Q² बराबर P²। यहां महसूस कर रहे होंगे कि P और Q पूर्णांक है, तो जो 2Q² है बराबर आ रहा है P²। तो यदि मैं Q² की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा P²/2, यानी 2 का यदि मैं P² में भाग दूं तो मुझे Q² यानी कि एक पूर्णांक प्राप्त होता है। P² में जब हम 2 का भाग देते हैं तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो पूर्णांक कौन सी कंडीशन प्राप्त होगा, जैसे हम भाग दे रहे हैं 16 में भाग दे रहे हैं 2 का, 16 में 2 का भाग दे रहे हैं और हमें कोई भी पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब है कि P² 2 से विभाजित है। Q² यानी Q पूर्णांक है, या पूर्णांक प्राप्त कब हो रहा है, जब P² में 2 का भाग दे रहे हैं, और पूर्णांक तभी प्राप्त होगा जब पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब P² 2 से विभाज्य है। तो हम लिख देंगे, या फिर हम ऐसे कहें दूसरे शब्दों में कि 2Q² है और ये बराबर है P² के, 2Q² P² के बराबर। 2Q² में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, यदि 2Q² में 2 का भाग है तो 2 का भाग इसमें जा रहा है, और 2Q² बराबर किसके है, P² के, तो P² भी 2 से विभाज्य होगा। जब 2Q² और P² दोनों बराबर हैं और 2Q² 2 से विभाजित है तो P² भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो मैंने लिखा कि
पी स्क्वायर कोमा 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। और आप देखेंगे कि किसी संख्या के वर्ग में यदि 2 का भाग जा रहा है तो निश्चित ही उस स्वयं संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। जैसे मैंने कोई संख्या ली 25 या फिर मैंने कोई संख्या ली 16, ये वर्ग कितने का है? 4 का वर्ग है। 4 का वर्ग होता है 16, 16 में 2 का भाग जा रहा है तो स्वयं संख्या कितनी है? 4, 4 में भी 2 का भाग जाता है। मैंने संख्या ली 8, 8 के वर्ग में 2 का भाग जा रहा है 64 में, पूर्णतः भाग जाता है तो 8 में भी 2 का भाग जाएगा। तो हम लिख देंगे कि यदि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा, पी भी 2 से विभाज्य होगा। दूसरे शब्दों में P भी 2 से विभाज्य होगा, अर्थात P में 2 का भाग जा रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रही है संख्या P 2 से। तो जब P में 2 का भाग देंगे तो कुछ ना कुछ नया पूर्णांक प्राप्त होगा, उसको मैंने क्या मान लिया? 8। प्रश्न कह रहा है कि 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर लिया है, यहाँ पे p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा, और p 2 से विभाज्य जब होगा तो कोई न कोई नया पूर्णांक आएगा। तो जब मैंने p में 2 का भाग दिया तो नया पूर्णांक प्राप्त हुआ 8। तो मैंने लिख दिया कि p 2 से विभाज्य है और बराबर आ रहा है किसके? r के। r एक नया पूर्णांक है, r एक नया पूर्णांक। वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करने पर p का गुणा 1 से क्या आ गया? p, और 2 का गुणा r से क्या आ गया? 2r। p बराबर 2r, इसको समीकरण दे दिया मैंने 2। समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, p का मान है 2r, इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर, तो हमें प्राप्त होगा 2q स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर किया गया है 4r स्क्वायर, या 2 से 4 गया 2r, तो आ गया q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। और आप यहां देख रहे होंगे कि 2r स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, यही तो है q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। अब 2r स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है और 2r स्क्वायर बराबर है q स्क्वायर के, तो q स्क्वायर में 2 से क्या होगा? विभाजित होगा, क्योंकि दोनों मान इज इक्वल, दोनों मान समान हैं। जब उसके RHS 2 से विभाजित है तो उसका LHS भी 2 से विभाजित होगा। तो मैं कह सकता हूं कि q स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, क्योंकि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। दो से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा।
दो से विभाज्य होगा। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने? 3। समीकरण नंबर 3। पी और क्यू सहवाज्य पूर्णांक है। ध्यान से देखें। अब समीकरण 1 कह रहा है कि जो P है वो 2 से विभाज्य है, और समीकरण 3 कह रहा है कि Q भी 2 से विभाज्य है। P और Q दोनों में 2 का भाग जा रहा है, और हम पहले ही कल्पना कर चुके हैं, मान्यता कर चुके हैं कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, और सहअभाज्य पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। और समीकरण 1 और 3 कह रहे हैं कि P और Q में एक के अलावा 2 से भी विभाज्य हैं, और एक के अलावा 2 से विभाज्य हैं, तो इसका मतलब P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। और P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब √2 परमेय संख्या भी नहीं है। इससे हमें एक विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो हमने ये कल्पना की थी वो गलत है। √2 परमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये सारी बातें मैं लिखता हूं, चूंकि P, Q का एक के अतिरिक्त दो भी एक गुणनखंड है। P और Q का, P, Q का एक के अतिरिक्त दो भी एक गुणनखंड है या 2 से विभाज्य गुणनखंड है। P, Q का एक के अतिरिक्त, यानी एक ही एक को नहीं 2 का भाग भी जा रहा है, परंतु ये दोनों P, Q को सहअभाज्य पूर्णांक मानना ध्यान से देखें। समीकरण 1 और 3 से P और Q में एक के अतिरिक्त 2 भी इसका एक गुणनखंड है, यानी एक के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि P और Q को सहअभाज्य पूर्णांक मानना गलत है। P, Q को सहअभाज्य पूर्णांक है, परंतु P, Q को सहअभाज्य, परंतु P, Q सहअभाज्य पूर्णांक है जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो कि गलत है। इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय संख्या
होगी। दोबारा से एक बार पुनः अंडर रूट 2 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। मैंने अंडर रूट 2 को परिमेय संख्या माना, पी बटे क्यू के रूप की लिखी। पी और क्यू सहवाज पूर्णांक थे, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो 2 अपॉन क्यू बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। 2q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। और हम जानते हैं कि जब किसी संख्या के वर्ग में यदि 2 का भाग जा रहा है तो स्वयं संख्या में भी 2 का भाग जाएगा, तो पी भी कैसे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो पी 2 से विभाज्य है तो पी बटे 2 यानी पी में 2 का भाग दिया, कोई नया पूर्णांक आर प्राप्त हुआ, आर को नया पूर्णांक मान लिया, बचुना किया तो पी बराबर 2 आया। पी का मान समीकरण 1 में रखा तो समीकरण 3 प्राप्त हुआ, क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। यहाँ पे 2r स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। पी और क्यू को हमने पहले सहवाज पूर्णांक माना था, लेकिन सहवाज पूर्णांक वे होते हैं जिनमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। लेकिन समीकरण 1 और 3 से हमें मिला कि पी भी 2 से विभाज्य है और क्यू भी 2 से विभाज्य है, पी और क्यू में एक के अलावा 2 का भाग भी जा रहा है। मैंने कहा कि पी और क्यू का एक या फिर 2 भी एक गुणनखंड है, परंतु पी और क्यू सहवाज पूर्णांक हैं, जो कि क्या होगा, गलत होगा। इससे विरोधाभास प्राप्त हुआ कि अंडर रूट 2 को जो हमने माना था वो गलत है, यानी कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। और परिमेय संख्या नहीं है तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ये तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आएंगे वो बेसिक क्वेश्चन है, एक सामूहिक क्वेश्चन, यानी उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तब अपरिमेय संख्या किस प्रकार सिद्ध करते हैं। ध्यान से देखें, सिद्ध कीजिए तीन प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि बेसिक से अलग है। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 वो तो उसका बेस था, उन पर आधारित है। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अब हम इन संख्याओं को सिद्ध कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में कि ये अपरिमेयी हैं। अब कहीं किसी क्वेश्चन में अंडर रूट 2 आएगा तो वहां हमें उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा कह देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या। चलो हल करते हैं। मैंने अभी एक बात बताई थी आपके लिए कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपसे किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाता है, हम उस दी गई संख्या को सर्वप्रथम परिमेय संख्या मानते हैं। तो मैंने माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और यदि किसी संख्या को परिमेय संख्या मानेंगे तो वह p बटे q की रूप की होगी। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर हो गया p बटे में q। यहाँ जो q है उसका मान क्या नहीं होगा, 0 बराबर नहीं होगा, एवं p कोमा q, p बाय q वही सहवाजी पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ध्यान से देखिए, जो ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें आपको
2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 को सिद्ध नहीं करना है कि ए पर में हम सिद्ध कर चुके हैं, तो हम अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे और बिना अंडर रूट वाली संख्याओं को दूसरे पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे। तो मैं यहां ऐसा ही करता हूं, अंडर रूट 5 का मान निकालने के लिए मैं पक्षांतरण करता हूं, पक्षांतरण करने पक्षांतरण किया तो ये आया अंडर रूट, सबसे पहले 2 अंडर रूट 5 का मान निकाला तो आया p बटे में q माइनस 3, और अंडर रूट 5 का मान निकालेंगे तो p बटे q माइनस 3 बटे में 2। यह आप क्या देख रहे हैं कि अंडर रूट 5 जो इसका बाया पक्ष है वो आप पहले से ही जानते हो कि अंडर रूट 2 अंडर रूट के अंतर्गत जो भी संख्या होती है वो अपरिमेय होती है, और ये अपरिमेय संख्या इस संख्या की क्या है, बराबर है। और यदि दोनों संख्याएं बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों संख्या ही अपरिमेय है। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ p q 3 2 सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं, और पूर्णांक संख्याओं के जोड़ बाकी गुना भाग करके कोई भी संख्या बनाई जाए तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही बनती है। तो इसका मतलब अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय, और इधर वाली क्या हुई, परिमेय। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। और यदि ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपने जो माना है वो कल्पना है वो गलत की है, और कल्पना आपकी गलत है तो ये जो आपने कल्पना की थी 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो मैंने लिखा है यहां अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु p अपॉन q माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है। और दोनों संख्याओं के मध्य बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो सकती हैं क्या, ये संभव नहीं है। ये अपरिमेय और ये परिमेय क्या है, दोनों बराबर हो सकती है नहीं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है परंतु ये परिमेय संख्या है, ये दोनों बराबर हो संभव नहीं है, ये दोनों बराबर हो यह संभव नहीं है। तो इससे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। विरोधाभास यानी कि आपने जो पहले कल्पना की थी वो क्या है, गलत है। इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है कि हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना जो आपने कल्पना की है, जो आपने माना है, जो मान्यता की है वो क्या है, गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अर्थात जो आपने परिमेय संख्या मानी है, जो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 आपने परिमेय मानी हो, परिमेय नहीं होगी। 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 परिमेय नहीं है। और जब यह परिमेय संख्या नहीं है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये मैंने 2 एग्जाम्पल कराए हैं। इसी पे आधारित प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन होंगे। 2.3 जो प्रश्नावली है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत, उस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हम अगली कक्षा में, अगली क्लास में कराएंगे। तो आप इन प्रश्नों की सहायता से आज प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखना। बाकी कल की समस्या, आगे की समस्याओं को मैं कल अगली क्लास में कराऊंगा। नमस्कार।